बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ़ोटोसिंथेसिस। आप सबको आइडिया है कि फ़ोटोसिंथेसिस का मतलब होता है एक वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं, C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और साथ में क्या होती है, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब फोटोसिंथेसिस के दो मेन फेजेस होती हैं, एक को आप कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को आप कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो होता है जिसमें सनलाइट को इस्तेमाल किया जाता है, और डार्क रिएक्शन वो होती है जिसमें मतलब जो पहले डार्क रिएक्शन होता है, फिर लाइट रिएक्शन होता है, फिर डार्क रिएक्शन होता है, और डार्क रिएक्शन में आपको सनलाइट नहीं चाहिए होती है डायरेक्टली। अच्छा, अब आपने इधर फोकस करना है कि डार्क रिएक्शन को आप लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ भी कहते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट यानी जो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं और इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन तो मैंने आपको बताया इस वजह से कहते हैं कि इसमें डायरेक्टली आपको सनलाइट नहीं चाहिए। लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ भी इसी वजह से कहते हैं कि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, रोशनी है नहीं है, सूरज है नहीं है, ये कहोगा। थर्ड, इसको केल्विन साइकिल इस वजह से कहते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इस पर स्टडी किया, उसका नाम मेल्विन केल्विन था, इस वजह से इसका नाम क्या है, केल्विन साइकिल। और इसको C3 पाथवे क्यों कहते हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो इस फेज़ में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डायरेक्ट यूज़ ऑफ सनलाइट। इस फेज़ में कौन इस्तेमाल होती है, ATP और NADPH। अच्छा, जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें सनलाइट की मदद से क्या बनाया जाता है, एक हमारे पास ATP बनाया जाता है और एक क्या बनाया जाता है, NADPH। तो लाइट रिएक्शन में जब ये बन जाते हैं तो यही दोनों चीज़ें किस में यूज़ होती हैं, डार्क रिएक्शन में। अब NADPH का काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में, और ATP का काम है कि क्या प्रोवाइड करना, एनर्जी। अब ये जो केल्विन साइकिल है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी कभी चीज़ें बनेंगी, कभी चीज़ें टूटेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है, G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, और उसी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपके पास क्या बनता है, ग्लूकोज। इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1961। अब इसकी 3 फेजेज़ होती हैं, पहली होती है कार्बन फिक्सेशन, दूसरी होती है रिडक्शन, और तीसरी होती है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये मैं आपको ड्रॉ करके साथ साथ बताऊंगी, और आपने ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेप्स हो रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, और वो ऐड हो जाते हैं किसके अंदर, RUBP। किसके अंदर ऐड होते हैं, RUBP। R फॉर राइबोलोज, B फॉर बिस, P फॉर फॉस्फेट। ठीक है, ये एक साइकिल चल रहा होता है ऑलरेडी, उस साइकिल का नाम होता है केल्विन साइकिल, और उसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है RUBP। अच्छा, अब ये जो RUBP है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इसमें 5 कार्बन है। ये जो मैं बना रही हूँ, सर्कल्स बना रही हूँ, ये कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। ये आप देख लें, 1 2 3 4 5, और दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। तो राइबोलोज मतलब ये राइबोज है, यानी इसमें 5 कार्बन है, और बिस फॉस्फेट का मतलब ये है बाईफॉस्फेट का, इसमें 2 फॉस्फेट है, एक कॉर्नर पे लगा हुआ है, दूसरे कॉर्नर पे। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये चले मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज़ मॉलिक्यूल नंबर 2 एंड दिस इज़ मॉलिक्यूल नंबर 3। कितने मॉलिक्यूल हैं राइबोलोज RUBP के, 3, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, 3। तो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। जब ये तीनों आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, किस तरह की सिचुएशन होगी, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन इसमें थे, छठा कौन सा आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल कार्बन इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ठीक है, और एक इस साइड पे भी फॉस्फेट है, इस साइड पे भी फॉस्फेट है, सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। अब इस रिएक्शन को होने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है रोबिस्को। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन एंजाइम का नाम है रोबिस्को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अच्छा जी, अब ये आपस में जोड़ता है तो ये मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है। तो ये मॉलिक्यूल सेंटर से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब सेंटर से ब्रेक होंगे तो किस तरह की सिचुएशन होगी, फॉस्फेट 1 2 3, फिर क्या होगा, ये वाला जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3 एंड फॉस्फेट 1 2 3। अगर आप देखें तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और हर एक के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको, 3 फॉस्फो 3
फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP मिले तो ये मॉलिक्यूल बना, लेकिन ये इंतहाई अनस्टेबल था, ये टूट गया। तो पहला जो मॉलिक्यूल बना वो क्या है, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन है, 3। दैट्स वाई दिस पाथवे इज़ ऑल्सो नॉन एज C3 पाथवे, कि जो पहला प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने कार्बन हैं, 3। अब ये जो सारा मामला हुआ है इसको आप कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन। तो पहला हमारा जो स्टेप है कार्बन फिक्सेशन वो मुकम्मल हो गया। अगला स्टेप कहलाता है रिडक्शन। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं, इन 6 मॉलिक्यूल के साथ कौन ऐड होंगे, 6 ATP। क्या ऐड होंगे, 6 ATP। 6 ATP टूटेंगे तो क्या बन जाएंगे, ADP। और हर एक मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट। चले मैं इधर अब ड्रॉ करूँगी, आप ज़रा देखिएगा। ऑलरेडी क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या है, 1 2 3 कार्बन, फिर फॉस्फेट 1 2 3 कार्बन, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1 2 3 4 5 6। जब ये 6 मॉलिक्यूल ATP के टूटेंगे तो एक फॉस्फेट इसके साथ आग लग जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम कहलाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 क्या है, कार्बन नंबर 1 2 3। कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है, कार्बन नंबर 3 पे भी। 1 3 का मतलब ये है, बाय का मतलब क्या है, 2, फॉस्फो का मतलब क्या है, फॉस्फेट, और ग्लिसरिक एसिड। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाते हैं 6 NADPH। कौन आ जाते हैं, 6 NADPH। और ये जो 6 NADPH होते हैं, ये 6 के 6 क्या हो जाते हैं, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, 6 NADPH अपने हाइड्रोजन आयन इनको दे देते हैं। किसको दे देते हैं, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को। जब इसको हाइड्रोजन आयन देते हैं तो साथ साथ ये वाले जो फॉस्फेट लगे थे ना, ये सारे के सारे फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यानी अगर आप गौर करें यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक NADPH इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो इसके अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से एज वेल एज़ क्या हो रहा है, यहाँ से हमारे पास 6 फॉस्फेट जो पहले लगे थे वो अब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, वही पहले वाली सिचुएशन हो जाएगी, फॉस्फेट 1 2 3, फिर फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3, फॉस्फेट 1 2 3 एंड फॉस्फेट 1 2 3। कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो फॉस्फेट लगे थे वो चले गए। इस मॉलिक्यूल का नाम है G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 6। इनमें से जो छठा मॉलिक्यूल है वो चला जाएगा अपने काम करने के लिए, उसका काम है कि क्या बनाए, ग्लूकोज। ये जो छठा मॉलिक्यूल है G3P वो किधर चला गया है, ग्लूकोज बनाने। पीछे कितने रह गए हैं, 5। ये 5 के 5 है। अगले स्टेप में चले जाएंगे जिसको कहते हैं रीजनरेशन, मतलब दोबारा बनाना। किसको, RUBP को दोबारा बनाना। तो पहले में कार्बन फिक्स हुई थी, ये मॉलिक्यूल बने थे, फिर रिडक्शन फेज़ था जिसमें पहले ATP हुआ, फिर NADPH आया, फिर G3P बने, और एक G3P किधर चला गया, ग्लूकोज बनाने। अच्छा, अब पीछे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स बच गए हैं, 5। ऐसा ही है। अब इन 5 मॉलिक्यूल्स को तोड़ के 3 मॉलिक्यूल्स हमने बनाने हैं। ठीक है, और कैसे बनाने हैं कि हमारे पास, हमने ये देखें RUBP में कितने कार्बन होते हैं, 5। तो 1 2 3, फॉर एग्जांपल 3 मैंने कार्बन यहाँ से उठा लिए, तो 2 मैं यहाँ से उठा लूँगी, 4 एंड 5। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक कार्बन बच गया था, ये इधर आ जाएगा। फिर आगे कौन है, ये कितना हो जाएगा, 1 वो था, 2 3 4, और एक अगले से हम उठा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और इस तरीके से आगे 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले 5 मॉलिक्यूल थे और उनमें कितने कार्बन थे, 3। अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, लेकिन उनमें कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि एक फॉस्फेट यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस स्टेप में हमारे पास 3 फॉस्फेट तो रहते हैं, लेकिन 2 फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं।
अब 2 फॉस्फेट निकल गए। अब हमारे पास यहाँ पर भी तो हमें फॉस्फेट चाहिए, तो फिर हमारे पास फर्दर कितने 3 ATP आएंगे, वो टूटेंगे और इनको अपना क्या दे देंगे, फॉस्फेट दे देंगे। तो हमारे पास दोबारा से ऑलरेडी क्या बन जाएगा, RUBP, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये एक साइकिल है, इसको आप देख लें। सबसे पहले क्या होना है, कार्बन फिक्सेशन, उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे जो RUBP के साथ जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, और हमारे पास क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब कार्बन फिक्सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में 6 ATP टूटेंगे, 6 ATP बनेंगे और हर एक के साथ क्या लग जाएगा, फॉस्फेट, और बन जाएगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको 6 NADPH टूटेंगे और अपने प्रोटॉन इसको दे देंगे, यानी ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये वाला रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं, तो ज़ाहिर है जब ये रिड्यूस हो गया तो इसको रिडक्शन फेज कहते हैं, और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल G3P का चला जाता है ग्लूकोज बनाने, और जो बाकी 5 है वो ख़ुद को रीअरेंज करके दोबारा से क्या बना देते हैं, RUBP।